नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से हमने करंट अफेयर डिस्कस करना शुरू किया था। जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं हम उनको क्रम से डिस्कस करते हैं और इसी क्रम में आज हमारी दूसरी वीडियो है। तो आज की जो भी बड़ी न्यूज़ हैं, आज वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी बड़ी न्यूज़ हैं। इसकी PDF फिर से बता दे रहा हूँ कि हमारे कॉन्सेप्ट टाइम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। यदि आप PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो PDF से पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं या वो बहुत ज़्यादा उनकी समझ विकसित नहीं हो पाती है PDF से, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। उम्मीद है कल की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि कई लोगों ने कॉल और मैसेज करके भी बताया कि वीडियो ठीक ठाक थी। तो इसी क्रम में आज हम लोग दूसरे दिन का करंट अफेयर पढ़ते हैं और जो 5 बड़ी खबर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है देश और दुनिया और साथ ही साथ आपकी सरकारी नौकरी के लिए। तो जो पहली न्यूज़ है वो है, हाल ही में किस देश में हीट डोम की घटना देखी गई है। अब ये हीट डोम क्या होता है विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले ये बताना है कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश में हीट डोम की घटना देखी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। और ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी आपका है कनाडा। तो याद रखिएगा, हीट डोम की घटना कनाडा में देखी गई है। अब हम विस्तार से समझेंगे कि हीट डोम है क्या और ये फिनोमिना क्यों हुआ है, ये क्यों ये परिघटना हुई है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो कनाडा है, कनाडा की अगर हम बेसिक जानकारी या वर्ल्ड मैपिंग के तहत कनाडा की स्थिति देखने का प्रयास करें तो कनाडा हम जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। कनाडा के अगर आप साउथ की बात करिए तो आपको अमेरिका मिलेगा, अगर आप वेस्ट की बात करिए तो आपको पैसिफिक ओशियन मिलेगा, अगर आप ईस्ट की बात करिए तो अटलांटिक ओशियन मिलेगा, और अगर आप नॉर्थ की बात करिए तो नॉर्थ में कनाडा के आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो आपको आर्कटिक ओशियन मिलेगा, साथ ही साथ कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में आपको ग्रीनलैंड मिलेगा। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है याद रखिएगा, मैप देखिएगा, डेनमार्क का अधिकार है। इसी तरह कनाडा के आप अगर नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो आपको अलास्का दिखेगा। अलास्का जो कि पहले रशिया का भाग था, या हम कहें कि सोवियत संघ का भाग था, जिसे रशिया ने अमेरिका को बेच दिया था। तो ये कनाडा की एक बेसिक जानकारी हो गई। अगर थोड़ा सा हम और समझने का प्रयास करें मैप की दृष्टि से, क्योंकि मैप से क्वेश्चन बहुत आते हैं, वर्ल्ड मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा में अगर जो प्रमुख स्थल हैं या जो उसका फिजिकल स्वरूप है उसको समझे, उसके भौतिक नेचर को समझे, तो हम जानते हैं कि कनाडा में एक कनाडियन शील्ड है। और कनाडियन शील्ड आपको पता होगा कि एक घिसा हुआ पठार टाइप का है जिसमें धात्विक खनिज जैसे सोना चांदी आदि मिलते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि कनाडा के पश्चिम में हम देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, जिसमें कई प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें एक रॉकी पर्वत श्रेणी भी है। इसी तरह अगर हम कनाडा के पूर्व में देखें तो हमें अपलेशियन पर्वत वाली श्रृंखला दिखती है। और कनाडा के अगर हम मध्यवर्ती भाग में देखें तो कनाडा के मध्यवर्ती भाग में हमें घास के मैदान दिखते हैं, जिन्हें मध्यवर्ती घास के मैदान बोलते हैं। तो ये कनाडा की बेसिक जानकारी है। अगर कनाडा के बारे में और थोड़ा सा समझे तो जैसा कि हमें पता है कि कनाडा की जो दूरी है वो उत्तरी ध्रुव से काफ़ी नज़दीक है। इस कारण कनाडा जो देश है उसके बहुत बड़े भाग पर बर्फ़ जमी रहती है। इसलिए जो अधिकांश जनसंख्या आपको दिखेगी कनाडा के, तो वो दक्षिणी पट्टी या जिसे हम ग्रेट लेक्स बोलते हैं, जिसमें 5 झीलें आती हैं, जिसमें ह्यूरॉन, ओंटारियो और आपकी आती है मिशिगन, इरी और सुपीरियर। ये ग्रेट लेक्स जो है ये कनाडा का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है और अधिकांश जनसंख्या इन्हीं 5 झीलों पर, 5 झीलों के क्षेत्रों में स्थित है। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत उद्योग भी हैं कनाडा के। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो हमें ये समझना है कि बेसिकली जब हम मैप देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कनाडा जो है उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर उत्तरी ध्रुव से दूरी उसकी बहुत करीब है, इसलिए सूर्य की किरणें वहाँ पर कम पहुँच पाती हैं या बहुत कम मात्रा में तिरछी पहुँचती हैं, इसलिए अधिकांश भाग बर्फ़ से ढका रहता है। तो कनाडा का जो मैक्सिमम नॉर्मल टेम्परेचर होता था वो 19 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, एक बहुत ही विचित्र घटना कनाडा में घटी है और कनाडा का टेम्परेचर कितना हो गया है, कनाडा का टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अब ये क्यों हुआ है? अभी तक पूरी दुनिया कोविड से ग्रस्त है और इसी क्रम में कनाडा की सरकार ने जो भी वहाँ की
स्विमिंग पूल थे, यहाँ वहाँ पर जो भी घूमने फिरने की जगह थी सबको बंद कर रखा था। लेकिन ये जो हीट डोम की घटना हुई है जिसके कारण कनाडा का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, इसके बाद क्या हुआ है कि कोविड की परवाह किए बिना कनाडा ने क्या किया है, कनाडा की सरकार ने क्या किया है, सारे स्विमिंग पूल खोल दिए हैं। क्यों? क्योंकि कनाडा के लोग जो कि ठंडे क्षेत्रों में रहने के आदी हैं और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो उन्होंने कभी रहे ही नहीं है, तो समस्या हो सकती है, इसलिए सरकार ने स्विमिंग पूल खोल दिए हैं। कनाडा के जितने भी आप जानते हो होटल होते हैं एयर कंडीशनर, वहाँ पर लोग भरना शुरू हो गए, या एयर कंडीशनर जितने भी होटल हैं वहाँ पर जितने भी बेड खाली थे या रूम खाली थे सब फिल हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि नॉर्मली कनाडा का टेम्परेचर इतना कम होता है कि कनाडा की जो आम जनता होती है वो अपने घरों में एयर कंडीशनर नहीं लगवाती है। अब ये भी साथ साथ हो रहा है कि सरकार ने भी ऐसे होटल बनवाने तुरंत शुरू कर दिए या ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी है जहां पर एयर कंडीशनिंग बढ़िया व्यवस्था है, ताकि कनाडा के लोग इस मुसीबत से 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले तापमान से बच सके। इसी तरह सरकार ने बहुत सारे सावर या जल का छिड़काव करना शुरू कर दिया रोड पे, ताकि किसी तरह लोगों को बचाया जा सके। तो ये डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर कैसे आई ये हम समझेंगे। कोशिश करूंगा कि आसानी से समझा पाऊँ, क्योंकि ये पूरा फिनोमिना फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा मामला टेक्निकल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सूर्य है, हमारा सूर्य क्या करता है कि आप 23.5 डिग्री पर जब देखोगे, 23.5 डिग्री ग्लोब पर आप जब जाओगे तो आपको ऊपर दिखेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। इसी तरह भूमध्य रेखा के जब 23.5 डिग्री आप दक्षिण जाओगे तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा दिखेगी। सूर्य हमेशा इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में गति करता रहता है। अगर मैं एक लाइन बना दूं तो आप देखोगे कि अगर 23.5 डिग्री पे मैं एक लाइन बनाऊं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई। अगर मैं इधर बनाऊं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई। और ये जो लाइन होती है बीच वाली, ये होती इक्वेटर, जिसे हम हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो हमारा सूर्य है, हमारा सूर्य हमेशा ही इन दोनों रेखाओं के, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही स्थानांतरण करता है। तो हमारा सूर्य क्या होता है, मार्च और सितंबर में भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत होता है, और जून में कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होता है, और दिसंबर में मकर रेखा के ऊपर लंबवत होता है। तो हमें थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी या जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जिसे हम कहते हैं, वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमें समझना है वो ये समझना है कि अगर हमारा सूर्य मार्च या सितंबर की बात कर लें, मार्च की बात करते हैं, भूमध्य रेखा पर लंबवत है, तो इससे क्या होगा। अगर सूर्य हमारा भूमध्य रेखा पर लंबवत है तो इसका मतलब क्या हो गया, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। और अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो जो यहाँ पर वायु होगी, उस वायु अणुओं से बनी होती, पता है आपको, मॉलिक्यूल से बनी होती, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्थान होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, आपको पता है कि जब आप ग्लूकोज पीते हो तो आपके एनर्जी आती है और आप बहुत तेज भागने लगते हो। सेम वैसे ही जब सूर्य की जो उष्मा ऊर्जा होती है, हीट एनर्जी होती है, जब वो वायु के कणों को मिलती है, मॉलिक्यूल्स को मिलती है, तो वो एनर्जी से भर जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वायु के अणुओं के मध्य जो गैप होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए मैंने लिखा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो बढ़ जाएगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा तो वायु क्या हो जाएगी, वायु हल्की हो जाएगी। और जैसे वायु हल्की होगी तो वायु क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। क्या हो जाएगी, वायु ऊपर उठ जाएगी। और अगर इस क्षेत्र की वायु ऊपर उठ गई है तो यहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर जो होता है, प्रेशर क्या होता है, दरअसल जिस हम दाब की बात करते हैं वो दाब और कुछ नहीं है। जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, गैस, डस्ट और वेपर। तो हमारा वायुमंडल एक प्रेशर डालता है, ठीक है ना, हमारा वायुमंडल पृथ्वी पर एक प्रेशर डालता है, उसे ही हम वायु दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अब अगर यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ गई तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक वैक्यूम टाइप की कंडीशन हो गई। और अगर वायु ऊपर उठ गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लो प्रेशर, ठीक है ना। और अगर ये वायु ऊपर उठी है तो ये वायु देखिए, आपने देखा ना, ये वायु ऊपर उठी, ये ऊपर जा रही है वायु, ठीक है।
ये वायु ऊपर उठी, लेकिन आपको पता है कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो ट्रोपोपॉज या क्षोभ मंडल तक होती हैं। इसलिए क्षोभ मंडल तक जाकर ये वायु क्या होगी, ठंडी हो जाएगी और कहीं उतरने का प्रयास करेगी, ठीक है ना। तो ये वायु गर्म होकर यहाँ से उठी थी और ऊपर जाकर क्षोभ सीमा के पास जाकर ये वायु यहाँ से उठी दोनों साइड से विषुवत रेखा से, और एक इसकी शाखा दक्षिण की ओर चली गई, ये देखिए, और एक शाखा इसकी कौन सी हो गई, उत्तर की ओर चली गई। तो ये समझिए इस पूरा मामला क्या है, जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है। ये जो वायु गर्म होकर ऊपर उठी थी क्षोभ सीमा पर जाकर ये ऊपर चलने लगी बहुत तेज गति से, तो जो क्षोभ सीमा के पास चलने वाली तीव्र वायु पवनों को क्या कहते हैं, तीव्र वायु धाराओं को क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। अब अगर जेट स्ट्रीम की बात करें तो ये जेट स्ट्रीम कौन सी होती है, इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। कौन सी, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब इसी तरह एक घटना आपको, और इधर नीचे वाली को भी ट्रॉपिकल बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, लेकिन हमें नीचे से मतलब नहीं, हमें ऊपर समझना है, क्योंकि कनाडा जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। अब एक बात और समझिए, इसी तरह यहाँ पर जो आपने देखा है सब पोलर लो प्रेशर, यहाँ से भी वायु ऊपर उठती है और यहाँ से जो वायु ऊपर उठती है, आप देख रहे हो, ये देखिए वायु ऊपर उठी इस सब पोलर लो प्रेशर से, तो ये वायु ऊपर उठेगी और क्षोभ सीमा पर जाएगी और क्षोभ सीमा के बाद जेट स्ट्रीम बनेगी और ये जेट स्ट्रीम कहलाती है टेम्परेट जेट स्ट्रीम। तो टेम्परेट जेट स्ट्रीम क्या होगी, ये टेम्परेट जेट स्ट्रीम जब आएगी तो जब ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश के पास आएगी, किस पर, 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर जब जेट स्ट्रीम आती है ट्रॉपिकल और टेम्परेट, तो ये दोनों आपस में टकराएंगी और टकरा कर क्या होता है, ऊपरी वायुमंडल का चक्रवात बन जाता है और उसके पश्चात ये वायु नीचे आती है। और अगर वायु नीचे आ रही है तो इसका मतलब है कि वायु और ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। तो ये बात अगर आपने समझ ली है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। अब यहाँ से समझिए, आप हमेशा जानते हो कि जो पवन होता है, पवन कैसे चलती है, पवन कैसे चलती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से पवन चलेगी लो प्रेशर की ओर। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करिएगा, ये देखिए जो पवन, आपको पवन की दिशा बनी हुई है, ये एक पवन चल रही है, जो पवन 30-35 उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवती निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है, दोनों तरफ की, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवन। तो क्या हो गया, ये कौन सी विंड हो गई, ये हो गई ट्रेड विंड्स। और इसी तरह इस उच्च वायुदाब से पवन इधर भी जाएगी, यानी सब पोलर लो प्रेशर की तरफ। तो ये कौन सी पवन कहलाती है, ये पवन कहलाती है वेस्टर्लीज, ये देखिए लिखा है, और इसे ही हम ट्रेड को ही ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ से वायु गर्म होकर ऊपर उठी, क्षोभ सीमा पर गई, ट्रॉपिकल जेट बनी, फिर नीचे उतरी और नीचे उतर के फिर ट्रेड के माध्यम से फिर विषुवत रेखा पर आई, फिर गर्म होकर। तो एक आप देख रहे हो, एक सर्कुलेशन बन गया, या हम कहें एक चक्र बन गया, और इसी चक्र को हम कहते हैं हेडली सेल। क्या कहते हैं, हेडली सेल बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो चक्र बना, यहाँ से वायु ऊपर उठी, क्षोभ सीमा पर गई, जेट स्ट्रीम बनी, नीचे आई, तो ये एक चक्र बन गया, देखिए आप घूम रही है, और नीचे से फिर पछुआ पवन या वेस्टर्लीज के रूप में फिर इधर गई। तो ये जो सेल बना, इसे बोलते हैं फेरल सेल। क्या बोलते हैं, फेरल सेल। और ये वाला जो सेल बना, अब आपको पता है कि जो हमारा ध्रुवीय क्षेत्र होता है वहाँ तापमान बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। अब वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो ये देखिए आप ध्रुवीय क्षेत्र से इस निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्या आ रही है, निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवन चल रही है, और इसे कहते हैं पोलर विंड। क्या कहते हैं, या पोलर ईस्टर्लीज भी बोला जाता है। तो इसे हम किस नाम से जान गए, पोलर ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये पूर्व की दिशा से आ रही हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ भी वही चक्र बन रहा है कि यहाँ से वायु ऊपर उठी, एक उसकी शाखा इधर गई थी, इधर भी वायु ऊपर उठी, यहीं से जेट स्ट्रीम बनी, इधर गई और ध्रुव के पास उतरी। ध्रुव के पास ध्रुवीय भंवर या एक कह लो एक गट्ठर बनाकर उतरती है, और इसीलिए ये जो ऊपरी वायु की वायु धाराएं हैं, ऊपर जो पवन चल रही है, इसे बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है ना।
अब आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन टेक्निकल, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए, जो कनाडा और आप कह लो यूएसए की स्थिति है, जेट स्ट्रीम का थोड़ा बहुत प्रकोप यूएसए में भी आ रहा है ठीक ठाक मात्रा में, तो इसकी अगर स्थिति की हम बात करें तो एक बात आप याद रखिएगा कि यूएसए की सबसे बड़ी जो कनाडा और यूएसए का बॉर्डर है वो लगभग 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, यानी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो इसका मतलब है कि जो उसकी स्थिति होगी इस 35 के बाद कहीं होगी। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि 35 के बाद कौन सी पवन चल रही है, 35 के बाद पछुआ पवनें चल रही हैं, या कौन सी चल रही हैं, वेस्टर्लीज चल रही हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि इसमें यानी कनाडा में वेस्टर्लीज का ठीक ठाक प्रकोप रहता है। अब हो क्या रहा है, जून का महीना चल रहा है, तो जून के महीने में सूर्य को कहाँ होना चाहिए, जून के महीने में आपको पता है कि सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत होता है, इस लाइन पर। अब सूर्य यहाँ पर लंबवत होगा तो सीधी सी बात है, लगभग इस क्षेत्र में जब सूर्य लंबवत हो रहा है तो होता क्या है कि यद्यपि सूर्य इस रेखा पर लंबवत होता है, लेकिन जो अधिकतम तापमान होता है होना चाहिए यहाँ ज़्यादा, लेकिन हो जाता है थोड़ा नॉर्थ में। अब नॉर्थ में क्यों हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ में कई ऐसे मरुस्थल स्थापित हैं या स्थित हैं जिससे अधिकतम तापमान उन मरुस्थलों में हो जाता है। जैसे आप कह लो अपना थार मरुस्थल राजस्थान वाला, आप कह लो अरब का मरुस्थल, आप जानते होंगे सहारा मरुस्थल। तो जो अधिकतम तापमान होता है, यद्यपि सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है, लेकिन जो अधिकतम तापमान होता है वो इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में चला जाता है। अब हो क्या रहा है कनाडा के पास कि कनाडा में जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है सूर्य का बहुत ज़्यादा ताप प्राप्त कर रहा है, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है कि सूर्य का बहुत ज़्यादा ताप वहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो इससे एक बड़ी परिघटना हो रही, वो क्या हो रही है कि समुद्र के ऊपर की वायु गर्म हो रही है और ऊपर उठ जा रही है। और इस वायु के ऊपर उठने से क्या हो रहा है, जैसे ये वायु ऊपर उठ रही है तो इसको ये पछुआ पवन जो है, ये गर्म वायु यहाँ पर ऊपर उठी, तब तक ये पछुआ पवन आई, ये पछुआ पवन इसको लेकर कहाँ चली गई, ये पछुआ पवन इसको लेकर पहुँच गई कनाडा में, ठीक है। यानी जो यहाँ पर समुद्र के ऊपर का, महासागर के ऊपर का, पैसिफिक ओशियन के ऊपर का बहुत अधिक तापमान था, उसको पछुआ पवनें कनाडा लेकर चली गई, ठीक है। इसी क्रम में जेट स्ट्रीम आई और जेट स्ट्रीम ने क्या किया, उस अधिकतम तापमान को नीचे उतार दिया, क्योंकि जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व चल रही है, तो उस अधिकतम तापमान को जेट स्ट्रीम ने नीचे कनाडा में उतार दिया। इसलिए कनाडा बहुत अधिक गर्म हो गया है। अब कनाडा गर्म हो गया है, ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। पूरा ये जो फिनोमिना है वो यही है कि नॉर्मली आप देखते हो कनाडा में कभी इतनी गर्मी नहीं हो रही है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि आप देखते हैं कि कनाडा के पास जो पैसिफिक ओशियन था या प्रशांत महासागर था, वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वायु वहाँ की गर्म हो गई, महासागर के ऊपर की, पैसिफिक ओशियन के ऊपर की, और जब पैसिफिक ओशियन के ऊपर की वायु गर्म हुई तो आपको पता है गर्म वायु हल्की हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, और जब वायु हल्की होकर ऊपर उठी उसी क्रम में ये पछुआ पवनें आई या वेस्टर्लीज आई, और ये पछुआ पवनें उस गर्म वायु को लेकर कनाडा पहुंच गई, और तभी ये जेट स्ट्रीम आई। और जेट स्ट्रीम ने क्या किया कि उस गर्म हवा को नीचे कनाडा में उतार दिया। इसलिए कनाडा और यूएसए जैसे जो देश हैं वो इस समय हीट डोम से प्रभावित हो रहे हैं। तो हीट डोम क्या हुआ कि जो गर्म हवा का गट्ठर था या इसका पूरा आप कह लो गठरी थी, ये जाकर कनाडा में उतर गई, और कनाडा में इसने सीधा तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर कितना कर दिया, 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, और इसलिए कनाडा के लोग इससे परेशान हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ज़रूर समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप पीछे से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, तो शायद दूसरी बार में समझ में आ जाए। तो ये हमने समझा कि हीट डोम क्या हो रहा है। अब यही न्यूज़ है कि हीट डोम कनाडा में बन रहा है, तो ये मैं पूरा बता चुका हूँ जो भी लिखा हुआ है। अब अगर आगे की हम बात करें तो हमें कुछ देखना है कि हीट डोम तो हमने समझ लिया कनाडा में क्यों बना है और हीट डोम क्यों इतना ताप बढ़ रहा है। अच्छा, हीट डोम की एक और समस्या है कि हीट डोम जो होता है वो क्या करता है, सूर्य की बहुत अधिक किरणों को आने देता है। इसका कारण क्या है, ये देखिए लिखा है
कि हीट डोम जो है वो बादलों को बनने से रोकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट डोम होता है वो बादल नहीं बनने देता है, और बादल बनने से क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें आती हैं या जो उष्मा ऊर्जा आती है वो बादलों के कणों से टकराकर विकिरणित हो जाती है। लेकिन अगर बादल नहीं बन रहे हैं तो सूर्य की जो भी शॉर्ट वेव रेडिएशन या लघु तरंग सौर विकिरण आ रहा है वो सीधे चला आता है और बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। तो ये हीट डोम याद रखिएगा, जो भी वनडे एग्जाम्स वाले हैं उनको ये बात याद रखनी कि हीट डोम की परिघटना कहाँ हुई थी, कनाडा में हुई थी। और जो सिविल सर्विसेज वाले हैं उन्हें ये गौर करना पड़ेगा कि आखिर ये ट्राई सेलुलर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या है। साथ ही साथ हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जेट स्ट्रीम क्या है, और ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद अब एक और बात आती है, कभी कभी हीट वेव्स की बात आती है। हीट वेव्स यानी ग्रीष्म लहर। तो ग्रीष्म लहर क्या होता है? एक कुछ नहीं है, हाई टेम्परेचर की स्थिति है। जैसे आपको पता होगा कि मार्च से जून के बीच में और खासकर मई जून में आप देखते हो कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और खासकर 2 से अधिक दिनों तक इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि आम आदमी के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? हीट वेव्स। और ये लोगों को सीधी सी बात है, अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं नकारात्मक रूप से। तो ये आपकी क्या हो गई? हीट वेव्स। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हीट वेव्स होता क्या है। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर देखना है वो हमें देखना है क्या? वेट बल्ब टेम्परेचर या वेट बल्ब तापमान क्या होता है। वेट बल्ब तापमान ये होता है तापमान की अधिकतम सीमा, तापमान भी कह लीजिए आप, टेम्परेचर भी कह लीजिए, ह्यूमिडिटी कह लीजिए, दोनों की बात कर लीजिए कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वो मैक्सिमम सीमा जहाँ तक मनुष्य सर्वाइव कर सकता है। और अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उससे अधिक बढ़ाई जाए तो मनुष्य सर्वाइव ना कर पाए, तो उस मैक्सिमम सीमा को जहाँ तक मनुष्य सर्वाइव कर पाता है उसे क्या बोला जाता है? उसे ही बोला जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर या वेट बल्ब तापमान। तो ये बात याद रखिएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में उसके जो हीट वेव है उसके नकारात्मक परिणाम लिखे हैं कि हीट स्ट्रोक होता है, हीट थकावट होता है, सनबर्न हो जाता है, आदमी की स्किन झुलस जाती है, हीट रैश पड़ जाते हैं, शरीर पे रेशे पड़ जाते हैं, ये सारी घटना है। उसके बाद हीट डोम के प्रभाव भी लिखे हैं कि वही सब कुछ कि सूखा पड़ जाता है, वनस्पतियाँ सूख जाती हैं, मनुष्य प्रभावित होता है, वो सब मैं बता चुका हूँ। अब पहली बात तो ये कि अगर आपको करंट पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो कम से कम हमारे ऊपर एक हमारी मेहनत का कम से कम इतना आप लोग इनाम दे दीजिए कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए। कुछ नहीं तो कम से कम जब भी आप वीडियो देख रहे हो अगर एक आदमी ने भी 5 लोगों तक शेयर कर दिया तो हमारा भला हो जाएगा, हम डायरेक्ट लाइव कर पाएंगे। तो इस बात को गौर करिएगा कि शेयर करते रहना। मैं हर न्यूज़ डिस्कस करने के बाद आपसे ये बात बोलूँगा, और ये भी मुझे पता है कि कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग जिनको लगता है कि हम कुछ आपको समझा पा रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कृपया इसको शेयर करने की कृपा करें। चलिए, अब हमने क्या समझ लिया? हीट डोम समझ लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर आज का 2 लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी या इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7th संस्करण या 7th एडिशन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। अब ये पूरा समझेंगे कि आखिर ये हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है क्या, इसका 7th एडिशन क्या है। और लोग अगर हिंद महासागर या इंडियन ओशियन की बात आ गई थी तो ज़्यादातर लोग इसको गलत करेंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये होता है कि फ्रांस तो यूरोपियन कंट्री है, तो इसमें से भारत और बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया सही होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रटने का प्रयास मत करिए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, ताकि आपकी ना केवल नॉलेज बढ़े बल्कि आपके एग्ज़ाम्स भी निकलते रहें और आप एग्ज़ाम निकालते रहें, ऐसा ना हो कि खुद आप निकल जाएं। तो खैर चलिए देखते हैं इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। अब ये होता क्या है, ये बताने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने देखा होगा कि ये लिखा हुआ है कि फ्रांस के रीयूनियन द्वीप पर इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के 7th एडिशन का आयोजन किया गया। अब इस बात को समझिए, पहली बात तो ये आ गई कि रीयूनियन द्वीप कहाँ है। इसके लिए आप पहली बात तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ऑक्सफोर्ड का एक एटलस खरीद लीजिए, और एटलस में जो भी मैं लोकेशन बताते जा रहा हूँ उसको सर्च करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो करंट में लोकेशन होती है वही पूछी जाती है। तो अगर हम रीयूनियन द्वीप की बात करें
तो आपको सबसे पहले ढूंढना होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बगल में आपने देखा होगा मेडागास्कर। मेडागास्कर के ईस्ट में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत सारे आइलैंड मिलते हैं बगल में उसके, जैसे अजम्पशन आइलैंड या सेशल्स भी मिल जाएगा, मॉरिशस भी मिल जाएगा, और मॉरिशस के भी हल्का सा साइड में आप आओगे तो वहाँ पर रीयूनियन आइलैंड मिलेगा, और ये रीयूनियन आइलैंड फ्रांस के नियंत्रण में है, और यहीं पर इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम का आयोजन किया गया है। तो ये होता क्या है, इसको चलिए देखते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए आखिर ये है क्या। ये कुछ नहीं है, ये भारत की एक पहल थी, और इस पहल के तहत क्या था कि वो सभी देश जो हिंद महासागर से अपना तट साझा करते हैं, तट का मतलब कि वो सभी देश जो किसी न किसी रूप में हिंद महासागर में अपना तट रखते हैं या वो हिंद महासागर के जल का प्रयोग करते हैं, वो एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं किस संबंध में, ताकि भविष्य में कोई डिज़ास्टर आए तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ वो म्यूचुअल कोऑपरेशन के माध्यम से सिक्योरिटी पर भी ध्यान देते हैं। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये यही बात है कि इसमें क्या होता है, हिंद महासागर के जितने भी देश हैं वो सब एक साथ आते हैं। इसके अगर मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो इसके कुल मेंबर 24 हैं, और इसके ऑब्जर्वर जो स्टेट हैं जिसमें रशिया वगैरह भी शामिल है वो 8 हैं। तो ये बात सारी याद रखनी है। इसके मेंबर्स को कई भागों में बांटा गया है, जैसे दक्षिण एशियाई समुद्र तट, ठीक है, इसमें जो देश हैं बांग्लादेश, भारत, ये आपको याद नहीं करना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें देखना है कि आखिर इसका भारत के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, तो भारत इस पर इतना जोर क्यों देता है और इसका महत्व क्या है। तो भारत का अगर आप महत्व जानना का प्रयास करिए तो भारत के लिए जो सबसे पहला इसका महत्व है वो ये है कि हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों के साथ संबंधों को मजबूत करना। भारत का ये जो IONS है, इसके माध्यम से भारत क्या करता है, इसके माध्यम से भारत हिंद महासागर के जो भी कोस्टल कंट्रीज़ हैं या तटीय राज्य हैं, तटीय देश हैं, उनके साथ भारत का पहला उद्देश्य है कि भारत उन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करे। दूसरा क्या हो, दूसरा भारत का एक दूसरा उद्देश्य है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाना। अब ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या है, IR में इस वर्ड का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कुछ नहीं है, बस इसका मतलब ये होता है कि एक देश न केवल सहयोग के माध्यम से अपनी सुरक्षा करे बल्कि सहयोग के माध्यम से अन्य देशों की सुरक्षा कर सके, बस यही होता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और अभी एशिया में भारत और चीन के मध्य इस बात की होड़ लगी है कि एशिया के देशों के बीच नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कौन होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो चाइना की इस टाइम पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, मोतियों की माला की, जिसके तहत चाइना क्या कर रहा है, चाइना भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है, साथ ही साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत POK के माध्यम से ग्वादर को जोड़ दिया है। इसी के तहत इसी मोतियों की माला की परियोजना जिसके तहत भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, श्रीलंका में चाइना ने हम्बन टोटा पोर्ट को डेवलपमेंट किया, और अंततः आपने देखा कि श्रीलंका जब चाइना का पैसा वापस नहीं कर पाया तो श्रीलंका को अपना हम्बन टोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पर चाइना को देना पड़ा। और चाइना श्रीलंका में एक सिटी भी डेवलप कर रहा है जहां पर श्रीलंका के नियम कानून नहीं लागू होंगे और चाइना के नियम कानून लागू होंगे। चाइना की वहां पर जो करेंसी है युआन वो चलेगी। तो इस टाइप के चाइना ऐसी समस्याएं भारत के लिए चाइना खड़ी करने का प्रयास कर रहा है। तो भारत इसके माध्यम से क्या कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, और सहयोग के माध्यम से न केवल भारत अपनी सुरक्षा कर सकता है बल्कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में अन्य देशों की भी सुरक्षा कर सकता है। तीसरी चीज़ क्या होगा, भारत चाहता है कि इस इंडियन ओशियन रीजन में या हिंद महासागरीय क्षेत्र में रूल बेस्ड सिस्टम हो, यानी ऐसा नहीं कि जो शक्तिशाली है वो अपनी छड़ी के नीचे सबको नचा रहा है। सबके लिए एक रूल हो और उस रूल को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के देश फॉलो करें, ये बात। तीसरी चीज़, इस टाइम जो भी IR का मुद्दा हो और भारत की कोई भी पहल हो तो उसको चाइना को काउंटर करने के तौर पर जरूर देखा जाना चाहिए। जो मैंने बताया कि भारत इसके माध्यम से भी हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व को बढ़ाकर चाइना को प्रतिसंतुलित या काउंटर करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है।
और इसका महत्व तो इसीलिए है क्योंकि अभी जो एशिया में सबसे बड़ी जंग चल रही है वो भारत और चीन के बीच चल रही है, और इसको भी उसी चीज़ से जोड़कर देखना चाहिए। और इस टाइम जो चीन के खिलाफ जो एक मोर्चा बन रहा है उसमें भारत के साथ आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ भी आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूएसए हो, कनाडा हो, और इधर अगर आप इधर की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया भी उसी में शामिल है। साथ ही साथ अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप भी, फ्रांस इसमें शामिल हो रहा है। इसी के तहत भारत, आपको पता होगा कि चाइना को टैकल करने के लिए यूएसए और जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक क्वाड नामक संगठन भी बनाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमने जो न्यूज़ दूसरी बड़ी थी आईओएनएस से रिलेटेड, हिंद महासागर संगोष्ठी से रिलेटेड, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। कृपया शेयर करने में कंजूसी ना करें, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करते रहें और अपने जो भी दोस्त हैं उन तक भेजें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख सकें या सीखने का प्रयास करें। तो आप हमारे लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो बस यही कर सकते हैं कि एक दिन में कम से कम, जैसे जो भी टीचर पढ़ाने आ रहा है, आप 10 लोगों को शेयर कर दीजिए, अपने 10 दोस्तों को। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे हम अच्छा काम करेंगे। खैर, चलिए दूसरी न्यूज़ पर आते हैं, तीसरी न्यूज़ पर जो आज की है। तीसरी न्यूज़ क्या है? तीसरी न्यूज़ है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई क्या है? कहा गया है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई, ये मैनेजर्स नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, सॉरी, ये होगा मैन्युफैक्चरिंग, हिंदी में सही लिखा है विनिर्माण। तो ये क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो क्वेश्चन क्या है? परचेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स पीएमआई का संकलन किसके द्वारा किया जाता है? अमेजॉन, टाटा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आईएचएस मार्केट। तो इसका जो संकलन है या इसको पब्लिश कौन करता है? ये मार्केट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मार्केट की स्पेलिंग मार्केट होगी यहाँ पर। ये एक अमेरिकन ब्रिटिश कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस इसका लंदन में स्थित है। अब ये करती क्या है? ये सर्वे कराती है। अब ये सर्वे क्या होता है ये समझने का प्रयास करिए। दरअसल आपको पता होगा कि ये किस माध्यम से काम करती है। ये एक कंपनी है जो 30 से अधिक देशों की आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है। तो इसको समझते हैं सबसे पहले। दरअसल होता क्या है, एक भारत के लिए बहुत बुरी खबर है, और बुरी खबर यह है कि भारत का जो परचेसिंग और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स था, यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, इसको गौर करिएगा, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो परचेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो था वो जून में घटकर 48.1 आ गया है, और जो मई में कितना था? 50.8 था। अब ये क्या होता है ये समझिए। ये एक प्रकार का सर्वे है। किस प्रकार का सर्वे है ये समझिए। इसके तहत होता क्या है कि इनके जो लोग होते हैं वो कंपनियों में जाते हैं और क्या करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आपकी जो कंपनी है उसमें क्या इस महीने में पिछले महीने की तुलना में डिमांड ज़्यादा बढ़ी है या कम हुई है, प्रोडक्शन बढ़ा है या कम हुआ है, आपके यहाँ रोजगार बढ़ा है या कम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये धीरे धीरे ज़मीनी स्तर पर सर्वे करते हैं, और इस सर्वे से होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि किसी ने कहा कि नहीं, पिछले महीने से ज़्यादा हमारी कंपनी की डिमांड बढ़ गई है, मतलब लोगों ने हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को पिछले महीने की तुलना में अधिक डिमांड कर दी है, साथ ही साथ हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ गया है और पिछले महीने से अच्छा हम रोजगार भी दे रहे हैं। तो ये लोग क्या करती है, ये जो कंपनी है ये क्या करती है, जो लोग कहते हैं कि हमारी स्थिति पिछले महीने से अच्छी है, P/1 कर देते हैं। कैलकुलेशन इसी तरह होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं वो जो कहते हैं कि पिछले महीने के जैसा है, यानी ना तो पिछले महीने में जैसा था वैसा ही इस महीने में है, ना तो इस महीने में पिछले महीने की तुलना में कुछ बढ़ा है और ना ही कम हुआ है। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि सेम चल रहा है, उसमें P/0.5 कर दिया जाता है कैलकुलेशन में। ठीक है ना। उसके पश्चात कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारी जो कंडीशन है वो पिछले महीने से बदतर हो गई, जैसे अभी जून में जो आंकड़ा आया वो यही कह रहा है। इसमें क्या होता है कि जो लोग कहते हैं कि हमारी कंडीशन पहले से भी बुरी हो गई, उनमें क्या करते हैं, P/0 कर देते हैं। ठीक है। अब ये इस प्रकार का एक कैलकुलेशन ये कंपनी करती है, और कैलकुलेशन के माध्यम से क्या करती है कि कैलकुलेट करती है, और अगर इसके कैलकुलेशन में मार्केट का कितना आ जाता है, अंक आ जाते हैं 50। ठीक है। तो 50 का मतलब ये हुआ कि जब इनका जो भी कैलकुलेशन होता है मार्केट का और उसका जो वैल्यू आ जाती है 50, इस माध्यम से ये कैलकुलेट करते हैं, और अगर 50 वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है कि पिछले महीने की तुलना में जो इस महीने की कंडीशन है वो कैसी है, सेम है। यानी जितनी पहले महीने में डिमांड थी इस महीने भी उतनी है।
अगर ये आंकड़ा आ जाता है 50 से अधिक, 50 से अधिक का मतलब ये होता है कि पिछले महीने से इस महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या, गुड, यानी पिछले महीने से इस महीने में अच्छा हो रहा है। और अगर 50 से कम आ जाता है मामला, यानी जो भी इन्होंने सर्वे किया उसमें जो स्कोर आता है वो लेस देन 50 आता है, तो इसका मतलब है क्या कि ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमी की वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये बात याद रखिएगा, ये कुछ नहीं करती है, 0 से 100 के बीच में मार्केट का सर्वे करती है और इस माध्यम से कैलकुलेशन करके निकालने का प्रयास करती है। ये दो प्रकार के इंडेक्स रिलीज करते हैं, पहला परचेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, दूसरा सर्विस इंडेक्स भी करते हैं, और बाद में दोनों को जोड़कर एक संयुक्त इंडेक्स भी जारी करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आ गई कि इस इंडेक्स में क्या सरकारी कंपनियों को कवर किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को कवर करता है। दूसरी चीज़, इसका महत्व क्या है, बहुत सारे आंकड़े भारत सरकार भी रिलीज करती है, जैसे जीडीपी हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, आईआईपी हो गया, सारी चीज़ें कोर इंडस्ट्रीज से संबंधित जो आंकड़े हो गए, कोर उद्योग या कोर इंडस्ट्रीज जिन्हें हम जानते हैं उनसे संबंधित आंकड़े हो गए, तो आपके मन में आएगा कि सरकार भी तो वो करती है, लेकिन जो सरकार आंकड़े रिलीज करती है वो थोड़े समय लगता है। ये कैसे रिलीज करते हैं, जैसे अभी चल रहा है आपका जुलाई, ठीक है, तो जैसे जून खत्म होता है, जून खत्म होने के बाद ये 2-3 दिन में अपने आंकड़े रिलीज कर देते हैं, तो ये मार्केट की एक जानकारी प्रदान कर देते हैं। जो सरकार के आंकड़े आते हैं वो काफ़ी लेट आते हैं, तो इसलिए इसका एक विशेष महत्व है, ये जान लीजिएगा। ये IHS मार्केट इंडियन कंपनी नहीं है, ये ब्रिटिश अमेरिकन कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है। तो ये पूरी हमने न्यूज़ अच्छे से कवर कर ली, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये सब वही है जो मैं बता चुका हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन बनने की बहुत उम्मीद है एग्जाम में, कि हाल ही में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की गई। आपको पता होगा कि हाल ही में क्या हुआ है, विभिन्न देशों के जो G20 देश हैं उनके विदेश मंत्रियों की या फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, और वो मीटिंग कहाँ पर हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मीटिंग हुई है इटली में। तो इस बार जो G20 के मीटिंग हुई है वो इटली में हुई है, और इसी साल में यानी वर्ष 2021 में एक और बड़ी घटना इटली में होगी। ये जो G20 समूह है इसके जो राष्ट्राध्यक्ष की मीटिंग होती है, यानी जो देश के प्रमुख की मीटिंग होती है, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हों, अमेरिका का राष्ट्रपति प्रमुख होता है वो हो, तो उनकी मीटिंग भी अक्टूबर में इटली में ही होगी। तो ये बात याद रखिएगा। अब थोड़ा सा पहले इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि G20 क्या होता है। तो अगर हम G20 की बात करें तो आपको पता होगा कि 1999 में, या हम कहें कि 90 के दशक में, आपने देखा होगा कि पूर्वी एशिया यानी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में एक आर्थिक मंदी जैसी स्थिति आ गई थी और आर्थिक क्राइसिस आ गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस झेलनी पड़ी थी पूर्वी एशियाई देशों को। तो उस समय जो कंट्रीज़ थी वो एक साथ आई और उन्होंने एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप का नाम क्या था, G20। और G20 में कि अगर हम बात करें तो इस G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, पहली बात। दूसरी चीज़, इसका गठन तो 1999 में कर दिया गया था, लेकिन इसने सुचारू रूप से काम करना 2008 से शुरू किया। इसका कारण था कि 1999 में जब इसका गठन किया गया तो इस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया गया, लेकिन 2008 में जब फिर से एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई, फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो उसके बाद इस ग्रुप पर एक खास नज़र डाली गई और लोगों को लगा कि इसके माध्यम से हम विश्व को बचा सकते हैं, आर्थिक स्थिरता ला सकते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, ये इसका पहले काम था। अभी क्या हुआ है कि इसके काम बहुत व्यापक हो गए। जैसे अभी क्या हो रहा है कि ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कंजर्वेशन से संबंधित बातें भी कर रही है, साथ ही साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने न्यूट्रिशन से संबंधित भी बात की है कि अफ्रीका के न्यूट्रिशन की स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो अभी इसका जो आप कह सकते हो कि जो इसका कार्य है वो व्यापक हो गया। पहले इसका गठन सिर्फ इसलिए हुआ था कि इसका गठन इसलिए हुआ था कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो उसको कंट्रोल करना, लेकिन उसके बाद इन्वायरमेंट से संबंधित भी ये काम करने लगी। और अभी हमने देखा कि पहली बार ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी काम करने लगी है और इसने अफ्रीकी देशों के न्यूट्रिशन के मुद्दों को भी गौर करना शुरू कर दिया है।
अब सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये है कि ये विदेश मंत्रियों की बैठक क्या है। दरअसल ये जो G20 देश हैं, प्रत्येक वर्ष इनके राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होती है, यानी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, इसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, ऐसे सारे देशों के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्र के प्रमुख हैं, उनकी मीटिंग प्रत्येक वर्ष होती है। लेकिन आप जानते हो कि वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उसमें किसी एक मीटिंग में सारे मुद्दों को सुलझा पाना आसान नहीं होता है। इसीलिए G20 प्लेटफॉर्म के अंतर्गत विभिन्न देशों के जितने भी डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, और जो आप कह सकते हो जितने भी मुख्य मंत्री होते हैं या अधिकारी होते हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस प्लेटफॉर्म के नीचे आते हैं, इसके मंच पर आते हैं और आपस में विचार साझा करते हैं कि कैसे विभिन्न देशों में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन की जाए। तो ये बात याद रखिएगा पूरी। दूसरी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हम इस समूह की बात करें तो एक बात याद रखिएगा, सिविल सर्विसेज वाले इस बात को खास तौर पर ध्यान दे लें कि इसका कोई भी सचिवालय नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बन सकता है कि G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो G20 का कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है, इस बात को गौर कर लीजिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि G20 के देश याद करने हैं, तो बिल्कुल नहीं याद करने, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें देशों के बारे में पूछा जाए। हाँ, आप एक दो देशों को गौर कर सकते हो। जैसे पहली चीज़ ये पूछी जा सकती है, क्या भारत G20 का सदस्य है? तो बिल्कुल है। दूसरी चीज़, जितने भी भारत के लिए महत्वपूर्ण देश हैं उनको जान लीजिए। रशिया क्या G20 का सदस्य है? बिल्कुल है, पहली बात। दूसरी चीज़, चीन G20 का सदस्य है, इस बात को याद रखिएगा, चीन G20 का सदस्य है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि G20 जो है वो 20 देशों का समूह नहीं है, 19 देश और यूरोपियन यूनियन का समूह है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि ये यूरोपीय देशों का जो समूह है, यूरोपियन यूनियन, वो भी G20 का एक सदस्य की तरह काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये सारी बातें हो गई। अब जो वर्तमान मीटिंग थी उसमें किस प्रकार के मुद्दों पर विचार किया गया है, इसको समझते हैं। एक मिनट पानी पी लेता हूं और आप लोग तब तक शेयर कर दीजिए 2-4 दोस्तों को अपने। अब हमें समझना है कि जो वर्तमान G20 की मीटिंग हुई है उसमें आखिर मुद्दे कौन से डिस्कस हुए हैं। तो सीधी सी बात है, आपको पता है पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया एक त्रासदी से गुजर रही है, कोविड-19 से। तो ये आप समझ लीजिए, जितनी भी मीटिंग होंगी वो चाहे UN से रिलेटेड हो या ब्रिक्स से रिलेटेड हो, सब में एक मुद्दा जरूर रहेगा, कोविड-19। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि कोविड-19 पर जो चर्चा हुई उसमें सबसे पहली बात क्या थी कि इसमें क्या हुआ है इस मीटिंग में कि वैक्सीन कूटनीति की आलोचना की गई है। वैक्सीन कूटनीति को लेकर चीन और रूस की आलोचना की गई है। क्यों? इसको समझिए, वैक्सीन कूटनीति होती क्या है। वैक्सीन कूटनीति का मतलब हुआ कि किसी भी देश को वैक्सीन का लालच देकर ये उसके साथ संबंध बेहतर करना, या इस अपनी वैक्सीन इस त्रासदी का लाभ उठाकर कि हम आपको वैक्सीन देंगे, आप हमें अपना एक मिलिट्री कुछ ऐसा दो कि हम अपना वहाँ पर एक मिलिट्री सिस्टम डेवलप कर ले। इस टाइप की जो बातें होती हैं इसे वैक्सीन कूटनीति कहते हैं। और G20 के जो देश थे, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़, उन्होंने चाइना और रशिया पर यह आरोप लगाया कि जो चाइना और रशिया हैं ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये वैक्सीन कूटनीति खेल रहे हैं। मतलब वैक्सीन के नाम पर देशों से संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वैक्सीन का लालच देकर देशों के साथ संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात जो बड़ी डिस्कस हुई, जलवायु परिवर्तन। इन देशों ने कहा, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़, जब भी मैं इस तरह की बात करूंगा तो इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ का खास जिक्र रहेगा, जैसे USA हो गया, ये यूरोपियन यूनियन के सदस्य हो गए। तो इस मीटिंग में कहा गया कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। और ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनके उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाएं। और दुनिया के जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जक हैं वो कौन है? एक तो उसमें चाइना है, चाइना तो सबसे आगे, उसके बाद भारत है। तो ये क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की बात करके भारत और चाइना के ऊपर दबाव बनाया गया है। यहाँ तक कि हालांकि यूरोपीय जो देश हैं वो कहते हैं कि हम 2050 तक अपने जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन होगा उसको 0 कर देंगे, लेकिन वो भविष्य की बात है, देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के माध्यम से इंडिया और चाइना पर भी प्रेशर डालने का प्रयास किया गया है। तीसरी बात,
जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म के मंच पर हुई है, अफ्रीका की बात की गई है और अफ्रीका जिस त्रासदी से गुजर रहा है उसकी बात की गई है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर संसाधन बहुत हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी है। इसीलिए वो न केवल औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के शोषण का कारण बना, बल्कि वर्तमान में आप देखते हैं कि वहाँ पर चाइना भी बड़े तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है और उस डेवलपमेंट के कारण फिर से अफ्रीका एक बार शोषण के लिए तैयार है। और अभी क्या हुआ, चूंकि अफ्रीका एक गरीब कॉन्टिनेंट है, उसी को अफ्रीका को एक अंधकार महाद्वीप भी बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है। तो अगर हम अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका पर खास जोर दिया गया है क्योंकि अफ्रीका इस समय न केवल आतंकवादी संगठनों से जूझ रहा है, बल्कि कई प्रकार के और भी संघर्ष चल रहे हैं। साथ ही साथ कोविड-19 के बाद से आपको पता है कि जो विभिन्न देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो बहुत कम हो गया है। इसलिए अमेरिका एक प्रकार की फूड क्राइसिस या न्यूट्रिशन क्राइसिस से भी जूझ रहा है। उसके बाद एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक आंकड़ा प्रदर्शित किया गया, अफ्रीका पे एक नज़र डाली गई, अफ्रीका की गरीबी पर ध्यान आकर्षित किया गया कि अमेरिका जो है, अमेरिका में 97% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। यानी 97% लोग ऐसे हैं 100 में जिन्होंने वैक्सीन का कम से कम एक डोज ले लिया है। लेकिन अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में केवल 100 में से 4 लोग ऐसे हैं या 4% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन का एक डोज लिया है। तो सबसे ख़राब हालत अगर किसी महाद्वीप की है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है। यहाँ पर बच्चे भूख से मर रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। तो इस बात पर खास जोर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि भारत का रुख क्या था। तो भारत का जो रुख था इस मीटिंग में, तो भारत ने फिर से वही बात की, वैक्सीन इक्विटी की। भारत ने कहा, भारत के मतलब कहने का मतलब यही रहा है कि वैक्सीन इक्विटी की स्थिति हो, यानी इस वैक्सीन तक सबकी समान पहुंच सुनिश्चित की जाए। ऐसा ना हो कि अमेरिका में 100 में से 97 लोगों के डोज लग चुकी है वैक्सीन की, यूरोपियन कंट्रीज़ में 67% लोगों की डोज लग चुकी है या 100 में 67 लोगों की डोज लग चुकी है। भारत आज भी इसका समर्थक है कि सबको वैक्सीन इक्विटी मिले, सभी देशों को, सभी महाद्वीपों को, सभी द्वीपों को समान रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। तो इस बात को याद रखिएगा। आपको पता है कि G7 की मीटिंग भी हुई थी, उसमें मोदी जी ने वर्चुअल तौर पर भाग लिया था और मोदी जी ने तब भी ये कहा था कि जो भी बड़ी वैक्सीन निर्माण कंपनी है उनको अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को थोड़ा सा कमज़ोर करके जो फॉर्मूला होगा वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि इस त्रासदी से जल्द निकला जाए। आपको पता है कि भारत काफ़ी दवाओं का उत्पादन करता है, इसलिए मोदी जी की मांग थी कि अगर G7 जो कंट्रीज़ है, खासकर अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका को आपको पता है कि अमेरिका की कई वैक्सीन आ रहे हैं जिसमें फाइज़र एक प्रमुख है जिसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा 97% के करीब बताई जा रही है। फाइज़र के लिए आपको पता है कि जयशंकर साहब गए भी थे और उस पर काफ़ी तीव्र गति से बात चल रही है और कहा जा रहा है कि जल्दी वो भारत में देखने को मिलेगी। तो भारत ने फिर से वही बात की है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं या बौद्धिक संपदा नियम है, रूल्स हैं या बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, उनको उनमें ढील प्रदान की जाए। अब बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है ये बात जान लीजिए। बौद्धिक संपदा अधिकार को आप ऐसे समझिए कि मान लिया कि ये पेन है एक और इसको मैंने बनाया है, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पेन से मैं काफ़ी पैसा कमाऊँ, लेकिन किसी को पता चल गया और उसने जान लिया कि ये पेन कैसे बना है, सेम पेन उसने भी बना दिया, तो सीधी सी बात है मेरा लाभ कम हो जाएगा। इसीलिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात आई, बौद्धिक संपदा अधिकारों की बात आई। इसके तहत अगर कोई उत्पादन करता है तो उसको पेटेंट प्रदान किया जाता है और वो पेटेंट लगभग 20 वर्ष के लिए होता है। इसी को बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, भारत आज भी वैक्सीन इक्विटी की बात कर रहा है। भारत का सीधा सा फंडा है कि सबको वैक्सीन समान रूप से उपलब्ध कराई जाए और इसके लिए भारत बार बार ये डिमांड कर रहा है, चाहे वो G7 की मीटिंग हो पिछले महीने या इस महीने G20 की मीटिंग हो। भारत बार बार एक ही बात कह रहा है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, उसमें कम से कम इस त्रासदी में तो थोड़ी सी छूट दी जाए ताकि विभिन्न देशों में पहुंचाई जा सके। G7 की जब हम बात कर रहे थे तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर भारत का समर्थन किया था और ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि अगर भारत मेडिसिन का या वैक्सीन का अधिक उत्पादन करेगा तो हम भारत की जो वैक्सीन उत्पादित होगी पूरी दुनिया में उसमें पहुंचाने में भारत का सहयोग करेंगे। तो अभी भी आप देखते हो कि भारत की तरफ से फिर दक्षिण अफ्रीका ने बोला कि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों इस बात पर फिर से सामने आए कि कम से कम अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को थोड़ा सा कमज़ोर करिए, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी, ये बात याद रखिएगा एग्ज़ाम के लिए, कि एक कई संगठन है, जैसे आपका हो गया यूनिसेफ हो गया, गावी हो गया, ये एक प्रकार का गावी वैक्सीन अलायंस है
ताकि अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। इसके अतिरिक्त WHO हो गया है, इन सब ने वैक्सीन इक्विटी की बात ये सब कर रहे हैं, ठीक है। और इसे कोवैक्स कहा जाता है। एक मिनट, तो हमने बात कौन सी कर रहे थे, कोवैक्स की। तो कोवैक्स क्या है, कोविड-19 टीकों का समान पहुंच, या हम कहें वैक्सीन इक्विटी, वही मतलब हुआ कि कोविड-19 टीकों की समान पहुंच, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोवैक्स के नाम पर जाना जा रहा है। इसी तरह वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की है, ताकि सभी तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित की जाए। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत ने वैक्सीन इक्विटी या वैक्सीन तक सबकी सुलभ पहुंच स्थापित करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए कौन सी पहल चलाई है। उस पहल का नाम क्या है, वैक्सीन मैत्री। इस बात को याद रखिएगा। तो ये हमारी चौथी न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के लिए, कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये आप लोगों की समस्या है, थोड़ा इस पर गौर करिए, हमारे ऊपर थोड़ी सी दया करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। कम से कम एक, अगर आप देख रहे हो करंट अफेयर का सेशन, तो उसमें अगर आप जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो, अगर 10 लोगों को भी शेयर कर देंगे तो उससे हमें थोड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये करंट अफेयर तैयार करने में, इसको एडिट करने में, एडिट तो खैर ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन काफ़ी मेहनत लगती है कि आप सर्च मारो न्यूज़ बड़ी बड़ी जो, उसके बाद एक साथ करके लाओ। खैर, ये सब हमने कवर कर लिया। और जो लास्ट आज की न्यूज़ है वो है कालबेलिया नृत्य। अब कालबेलिया नृत्य क्वेश्चन है किस राज्य से संबंधित है। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, यूपीएससी पेपर 1 मेंस में, मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो एग्जाम कौन से ऑप्शन दिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। अब कालबेलिया नृत्य क्या होता है इसको समझिए। अच्छा, एक न्यूज़ में क्यों है ये समझिए। दरअसल ये जो कालबेलिया नृत्य वाले लोग हैं, इनके बीच में जो एक ऐप है, वो ऐप बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, उसका नाम है चेंडाविया। तो एक आपको क्वेश्चन ये याद रखना है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, चेंडाविया जो ऐप है वो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा कालबेलिया होगा, ये इन्होंने गलत लिखा है। तो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है कौन सा ऐप, चेंडाविया नामक एक ऐप, जिसको अभी लोकप्रियता मिल रही है कालबेलिया समुदाय के बीच। इसको अब समझते हैं ये है क्या पूरा। देखिए, अगर हम कालबेलिया की बात करें तो कालबेलिया एक नृत्य है जो राजस्थान के रहने वाले कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। कालबेलिया समुदाय एक प्रकार की जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो कि सांप पकड़ने का काम करते हैं। ये एक प्रकार का नृत्य करते हैं। ये नृत्य एक खुशी के अवसर पर करते हैं, जिसके तहत महिलाएं नृत्य करती हैं और जो पुरुष होते हैं वो वादन करते हैं, विभिन्न उपकरण बजाते हैं, ठीक है ना। उसके पश्चात अगर हम इसकी और बात करें तो इसी नृत्य में कालबेलिया संगीत भी होता है, जिसमें ज़्यादातर पौराणिक कथाओं को गायन के माध्यम से समझाया जाता है। इनकी अपनी ऐसा कोई नहीं है इनकी परंपरा का कि इनकी किताबें उपलब्ध हों, लोग उससे संगीत सीखें या नृत्य सीखें। ये सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते आज तक चला आया है और इसी के माध्यम से ये आज भी चल रहा है। कालबेलिया नृत्य की अगर हम बात करें तो ये यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में भी शामिल है। और ये आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी, जो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है यूनेस्को की। तो इसे यह सूची 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर कन्वेंशन के समय स्थापित की गई थी। और इसे वर्ष 2010 में, यानी किसको, जो ये राजस्थानी कालबेलिया नृत्य है, इसको 2010 में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो इस बात को याद रखिएगा, ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। बाकी आपको जो भी इम्पोर्टेंट था मैं बता चुका हूँ। आगे एक बार कोशिश करते हैं, एक बार लिस्ट समझ लेते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से और शामिल है, क्योंकि खासकर यूपीएससी और यूपी पीएससी हो, चाहे बिहार पीएससी हो या छत्तीसगढ़ पीएससी हो, मध्य प्रदेश पीएससी हो, राजस्थान हो, सब में एक बात याद रखिएगा कि ये आपसे बहुत पूछने की उम्मीद रहती है कि ये जो यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में भारत की क्या क्या शामिल है, उस सूची में कौन कौन शामिल है। तो चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये हम देख चुके हैं। तो यूनेस्को द्वारा भारत के मान्यता प्राप्त, ये देखिए लिखा हुआ, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत या इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन से हैं। अगर इनकी हम बात करें तो पहला इसमें होगा वैदिक जप परंपरा।
2008 में शामिल किया गया था। इसी तरह रामलीला को 2008 में शामिल किया गया। कुटियाकट्टम संस्कृत थिएटर 2008 में शामिल किया गया है। इसी तरह रम्मड़ गढ़वाल हिमालय से संबंधित है, उत्तराखंड वाले क्षेत्र के आसपास का, इसे भी शामिल किया गया है। मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर ये केरल का नृत्य नाटक है। इसी तरह अगर हम कालबेलिया राजस्थान ये देखें जो हम डिस्कस करें, ये भी यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। छाऊ नृत्य कहाँ से संबंधित है, एक मिनट, अगर हम छाऊ नृत्य की बात करें तो छाऊ नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो छाऊ नृत्य की अगर हम बात करें तो ये पूर्वी भारत से संबंधित है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से संबंधित है। इसी तरह लद्दाख का आपका बौद्ध जप शामिल है। इसी तरह हम बात करें तो मणिपुर का संकीर्तन शामिल है। 10वां जो आप देखेंगे जड़ियावाला गुरु, जो पंजाब के ठठेरा समुदाय है, ठठेरों के बीच पारंपरिक तौर पर तांबे और पीतल के बर्तन बनाना, ये भी शामिल है। एक मिनट, इसके बाद की अगर हम बात करें, योग भी शामिल किया गया था 2016 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, योग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि योग यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है या नहीं है, तो है। उसके पश्चात नौरोज भी है और कुंभ मेला भी है। और सबसे लास्ट में कौन शामिल किया गया है, कुंभ मेला। तो इसको भी याद रखिएगा कि कुंभ मेला सबसे आखिरी में शामिल किया गया है। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया है। और ये हमें इसी के साथ हमने आज की जो बड़ी न्यूज़ थी 5 उनको कवर कर लिया है। हमने हीट डोम से शुरुआत की थी और अंतिम रूप से कालबेलिया नृत्य पे समाप्त की है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, लेकिन 2-4 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात, जो लोग पीडीएफ इस करंट की चाहें वो कॉन्सेप्ट टाइम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। रोज़ डेली बेसिस पर उस पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और साथ ही साथ अपनी फैमिली में अपने दोस्तों को शेयर करें और सबसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमें थोड़ा सा बूस्ट मिले और हम एक फिर से नई ऊर्जा के साथ, अधिक ऊर्जा के साथ आप सबके सामने आ सकें और बेहतर प्रयास और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास कर सकें। तो इतनी बातें बतानी है आप सबको। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और ऐसा कोई भी कृत्य मत करिए जिससे महिलाओं के लिए संकट उत्पन्न हो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।